नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग एनसीईआरटी की कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं जो प्रश्नों को समझने और उसका आंसर पकड़ने में बहुत मदद करते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। आज मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की कुछ जो है शब्दावलियाँ, ठीक, जिसमें पहला है कि अंतर फसली कृषि। अंतर फसली कृषि इसका मतलब होता है एक ही मौसम में एक ही खेत पर दो या अधिक फसलों को इकट्ठे उगाने की प्रथा। अंतर फसली कृषि का मतलब होता है कि एक ही मौसम में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को इकट्ठे उगाने की प्रथा होती है। प्रश्न ऐसे पूछता है कि एक ही खेत में दो फसलों को उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो अंतर फसली। एक ही मौसम में दो फसलों को उगाने की प्रथा को क्या कहते हैं? अंतर फसलें। ठीक, बस ऐसे ही याद रखना है। अगला देख लीजिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? देखिए, मुख्यतः अपने आधिक्य उत्पादों के विनिमय और अभावों को दूर करने के लिए देशों के बीच चलने वाला व्यापार। कहने का मतलब है कि अपने आधिक्य उत्पादों के विनिमय और अभावों को दूर करने के लिए देशों के बीच चलने वाला व्यापार। मतलब जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए या भी जो भी अपने पास अधिक सामानें होती हैं उसे बेचने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए जो देशों से किया जाता है समझौता, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, दो देशों के बीच में चलता रहता है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आयात। अब आयात क्या है? एक देश में किसी अन्य देश से लाई गई वस्तुएं। आयात होता है कि एक देश में लाई गई किसी अन्य देश से वस्तुएं। और यहीं पे अगर पूछ दे कि निर्यात क्या होता है? निर्यात। ठीक, तो निर्यात होता है कि एक देश से दूसरे देश में भेजी गई वस्तुएं। मतलब एक देश से दूसरे देश में भेजी गई या बेची गई, कुछ भी लिख लीजिए, भेजी गई वस्तुएं। ठीक, ये होती हैं आयात। ये हो गई निर्यात, हो गई आयात, ये निर्यात। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। ये थोड़ा सा लंबा है, देखिए। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब क्या होता है? देखिए, भूगोल का वह पक्ष अथवा शाखा है जिसमें लोगों को जीविकोपार्जन जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान, कहाँ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं, किसको? समानताओं और विभिन्नताओं को उजागर करने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसका? भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का। ठीक, देखिए, आर्थिक भूगोल में क्या होता है कि भूगोल का वह पक्ष अथवा शाखा है जिसमें लोगों को जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को उजागर करने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौतिक और
सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, किसमें? आर्थिक भूगोल में। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है उद्योग। अब देखिए उद्योग क्या है। उद्योग है श्रम विभाजन और मशीनों के व्यापक प्रयोग से अभिलक्षित क्रमिक उत्पादन। जो उद्योग होता है वो श्रम विभाजन और मशीनों के व्यापक प्रयोग से अभिलक्षित क्रमिक उत्पादन। ठीक। दूसरा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति विनिर्माण का हस्तचालित यंत्रों से ऊर्जा चालित मशीनों में परिवर्तन। विनिर्माण का हस्तचालित यंत्रों से ऊर्जा चालित, पहले जो मतलब हाथ से जो भी यंत्र चलाए जाते थे, अब वो ऊर्जा यानी जो है कि बिजली हो गई जो है, या जो है कि अन्य कोई भी चलाने वाली वस्तु हो गई, जो यंत्र उससे जो चालित परिवर्तन होती हैं 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में आरंभ हुआ। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? इंग्लैंड। विनिर्माण का हस्तचालित यंत्रों से ऊर्जा चालित मशीनों में परिवर्तन 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। ठीक। चलिए अगला देख लीजिए। अब ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या है? पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ पर्वतों की ओर तथा पर्वतों से भिन्न जलवायु वाले प्रदेशों के बीच ऋतुवत गमनागमन होता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, जब बारिश का मौसम होता है, बारिश बहुत अधिक होती है, तो जो है कि घाटियों वाले क्षेत्र में पानी भर जाता है। तो घाटी से लोग क्या करते हैं कि घाटी से उस समय कहाँ जाते हैं? पर्वत की तरफ जाते हैं। ठीक, पर्वत। ठीक, बरसात में चले गए पर्वत पे। जब ठंडी पड़ने लगी तो फिर पर्वत से कहाँ चले आए? घाटी में। ठीक, फिर पर्वत से कहाँ चले आए? घाटी में। ये होता है उन लोगों का ऋतु प्रवास। मतलब कि पशुओं के लिए भी प्रवास कैसे करते हैं कि जैसे चले गए जिस क्षेत्र में, अभी उधर क्षेत्र बर्फीला है, तो उधर वाले क्षेत्र में क्या है कि जब ठंडी में बर्फ़ पड़ने लगेगा तो पशुओं के लिए चारा नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये लोग उस समय शुष्क क्षेत्रों में चले जाते हैं। फिर शुष्क क्षेत्रों से जब इधर बर्फ़ ख़त्म हो जाता है तो हरा भरा चारा मिल जाता है, तो फिर जो है कि उधर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कृषि मृदा को जोतने, फसलें उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला। कृषि को कृषि क्या है? मृदा को जोतने, फसल उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला है। ठीक। सब लोग पशुपालन नहीं कर लेते हैं, इसके लिए भी जो है बहुत सिस्टम बनाना पड़ता है, बहुत उपाय करना पड़ता है जो है, तब जो है कि लोग पशुओं को भी पाल पाते हैं, खेती कर पाते हैं, जो है जुताई कर पाते हैं। वही सब है कृषि। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कूपकी खनन। अब कूपकी खनन क्या है? देखिए, कोयला, बहुमूल्य पत्थरों और लोहे जैसे खनिजों को खोदने के लिए पृथ्वी में गहरा भूमिगत छिद्र करना। कैसा? गहरा भूमिगत, खूब गहरा इसमें छिद्र होता है, किसमें? कूपकी में। ठीक। ऐसे खानों में ऊर्ध्वाधर और तिर्यक शैफ्ट और विभिन्न स्तरों पर क्षैतिज सुरंगें होती हैं। ठीक, कैसी होती हैं? ऊर्ध्वाधर और तिर्यक और विभिन्न स्तरों पर क्षैतिज सुरंग। ठीक,
इसमें यही होता है। कूप की ये पूछा जो पृथ्वी में गहरा छिद्र किया जाता है जो है उसे क्या बोला जाता है, कोयला निकालने के लिए, तो उसे कूप की खनन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, खान या खदान। अब ये क्या है देखिए, कोयला, लौह अयस्क और बहुमूल्य पत्थरों जैसे खनिजों को निकालने के लिए पृथ्वी में की गई खुदाई, खुले खनन को छोड़कर खान का अभिप्राय सामान्यतः भूमिगत खनन से लिया जाता है। खान का जो अभिप्राय है वो भूमिगत खनन से लिया जाता है। ठीक, ये चीज याद करके रखिएगा। लेकिन एक चीज और बोला है कि खुले खनन को छोड़कर, किसे, खुले खनन को। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, खनिज। अब खनिज क्या है देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाने वाला पदार्थ जिनका अधिकांश चट्टानों के विपरीत अपना एक रासायनिक संयोजन होता है वही खनिज होता है। भूपर्पटी में पाया जाने वाला पदार्थ जिनका अधिकांश चट्टानों के विपरीत अपना एक रासायनिक संयोजन होता है, ठीक, वही खनिज होता है। ये चीज रासायनिक संयोजन याद कर लीजिए। अगला है खनिज अयस्क। खनिज अयस्क क्या है, पृथ्वी से प्राप्त अपनी कच्ची अवस्था में धातु। जब पृथ्वी से जो प्राप्त होती है कच्ची अवस्था में धातु उसे जो है खनिज अयस्क बोलते हैं। ठीक, फिर इसे जो है भट्टी में गला उलाकर जो है उसे अपना रूप दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, खनिज ईंधन। अब खनिज ईंधन क्या है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज, धात्विक नहीं अधात्विक, अधात्विक खनिज जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो खनिज ईंधन होता है। खनिज तेल क्या होता है देखिए, खनिज तेल पृथ्वी में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के ठोस, गैसीय अथवा तरल रूपों का मिश्रण। सामान्यतः इसे पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है। यह 1859 में ही एक वाणिज्य उत्पाद बना। कब बना, 1859 में। पूछा हुआ प्रश्न है कि जो पेट्रोलियम है वो वाणिज्य कब बना जो है, तो ये बना 1859 में। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, अगला है खनन। अब खनन क्या है, पृथ्वी से वाणिज्य दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी एक आर्थिक क्रिया है। पृथ्वी से वाणिज्य दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी एक आर्थिक क्रिया है। कौन, खनन। अगला है खुली खदान। अब खुली खदान क्या है, खुला उत्खनन जिसमें काटकर और विस्फोट से पत्थर प्राप्त किया जाता है। खुला उत्खनन जिसमें काटकर और विस्फोट से पत्थर प्राप्त किया जाता है। ठीक, वो होता है खुली खनन। अगला देख लीजिए, गहन कृषि। अब गहन कृषि में क्या है, कृषि जिसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी और श्रम की बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। कृषि, गहन कृषि में जिसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी और श्रम की बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो गहन कृषि होती है। ठीक, गहन कृषि में श्रम भी अधिक लगती है और लागत यानी पूंजी भी अधिक लगती है। बस ये चीज़ याद करके लिखिए।
कि इसमें श्रम भी अधिक लगता है और पूंजी भी अधिक लगता है। ठीक, किसमें? गहन कृषि में। ठीक, और गहन कृषि की कहाँ जाती है? जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक होती है वहाँ पे गहन कृषि की जाती है। ठीक, अगर वहाँ पे गहन कृषि नहीं करेंगे तो जनसंख्या की पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे गहन कृषि की जाती है। चलिए अगला देखिए। अगला है चलवासी पशु चारण। अब चलवासी पशु चारण क्या है? लोगों के जीवन का ढंग जिसमें उन्हें अपने पशुओं, उनकी अर्थव्यवस्था के आधार के लिए चारागाहों की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवासी को स्थानांतरित करना पड़ता है। ठीक, अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जाता है। अभी मैं बताया ना कि कई तरह से जो है लोग प्रवास करते हैं, तो ये एक तरह से प्रवास हुआ। पशुचारण भी एक तरह से प्रवास हुआ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो है जाते हैं और कुछ दिन के लिए, जैसे वहाँ पे चारा मिल जाता है तो उस दिन रहते हैं, फिर उतना दिन वहाँ से अगर चारा थोड़ा कम हुआ, इनके क्षेत्र में अगर चारा अधिक हो गया तो फिर उधर से चले आते हैं इस क्षेत्र में अपना। तो पशुओं के लिए भी जो है ये लोग निवास को स्थानांतरित करते रहते हैं, वही होता है पशु चारण। ठीक, पशुओं को चराने के लिए। चलिए अगला देखिए। अगला है जनगणना। अब जनगणना क्या है? निश्चित आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों सहित किसी दिए गए क्षेत्रों की कृषि समयांतराल पर की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना। मतलब कि निश्चित आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों सहित किसी दिए गए क्षेत्र की किसी समय अंतराल पर की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना होती है। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक, उसके बाद जो है कि रेगुलर वाली कब हुई थी? 10 की, जो आज भी चल रही है 10 की, उस हुई थी 1881 में। तब से हर 10 साल पे जो है जनगणना हो रही है। ठीक, लेकिन इस बार 2021 में जनगणना जो होने वाली थी अभी तक नहीं हुई है। ठीक, और आ क्या गया 2024। ये जनगणना लेट है, बाकी सभी जनगणनाएं समय पर हुई है। चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? किसी क्षेत्र की निश्चित इकाई जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की औसत संख्या। ठीक, वो होता है जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र की निश्चित इकाई, ठीक, निश्चित इकाई जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की औसत संख्या, ये होती है जनसंख्या घनत्व। ठीक, इस समय भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382। ठीक, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है जीविका कृषि और निर्वाह कृषि। अब जीविका कृषि और निर्वाह कृषि क्या है? देखिए, वाणिज्यिक कृषि के विपरीत जिसमें उत्पादों का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि के विपरीत जिसमें उत्पादों का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है वह कृषि जिसमें उत्पादों का मुख्यतः किसान के घर में ही उपभोग कर लिया जाता है। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि के विपरीत जिसमें उत्पादों का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है वह कृषि जिसके उत्पादों का मुख्यतः
किसान के घर में ही उपयोग कर लिया जाता है, वो होता है जीविका कृषि। मतलब ये क्या होता है कि इसमें सबसे अधिक जो है कि घर में ही उपयोग हो जाता है, इतना उपयोग इनके पास नहीं होता कि ये मार्केट में इतना अधिक बेच सकें। ठीक, वही होता है जीविकोपार्जन कृषि। अगला हम बात करें तो अगला है ट्रक फार्मिंग। अब ट्रक फार्मिंग क्या है देखिए, नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। यह बाजार और फार्म के बीच एक ट्रक द्वारा एक रात में तय की गई दूरी द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, देखिए इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ये चीज़ें जो है मैं भी बहुत दिन से बहुत बार परेशान हुआ है, जब उसमें था स्टार्टिंग में नहीं मालूम था कि ट्रक फार्मिंग आखिर में इसका नाम रखा क्यों गया। ठीक, इसीलिए रखा गया क्योंकि सब्जियां जो उगाई जाती हैं उसकी दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए इसे ट्रक द्वारा मार्केट में लेके जाया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग क्या है देखिए, कृषि का वह प्रकार जिसमें मुख्य ध्यान दुधारू पशुओं के प्रजनन और पालन पोषण पर दिया जाता है। कृषि फसलें मुख्यतः इन पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती हैं। देखिए, कृषि का वह प्रकार जिसमें मुख्य ध्यान दुधारू पशुओं के प्रजनन और पालन पोषण पर दिया जाता है। ठीक, वही होता है डेयरी फार्मिंग। कृषि फसलें मुख्यतः इन पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती हैं, जो गांव में आज भी बहुत तेजी से की जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्वितीयक क्रियाएं। उद्योग जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिक उपयोगी माल में रूपांतरण करते हैं। द्वितीयक क्रियाएं उद्योग जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिक उपयोगी माल में रूपांतरण करते हैं। ठीक, वो होते हैं द्वितीयक क्रियाएं। चलिए अगला देखिए। अगला है नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या है देखिए, लोगों का छोटे ग्रामीण अथवा कृषि समुदायों अथवा गांवों से बड़े शहरों में सरकार, व्यापार, परिवहन और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में रोजगार पाने के लिए लोगों का सामान्य गमनागमन किस आधार पे देखिए, छोटे क्षेत्रों से यानी गांवों से बड़े शहरों में सरकार, व्यापार, परिवहन और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में रोजगार पाने के लिए लोगों का सामान्य गमनागमन, यह कस्बों और नगरों में कुल जनसंख्या के बढ़ते हुए अनुपात के सांद्रण को भी इंगित करता है। ठीक, नगरीकरण गांव से जब शहर में लोग जाते हैं अपने सुविधा के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए जो है, तो वही होता है नगरीकरण। ठीक, बस इतना याद करके रखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निर्यात। निर्यात क्या है, एक देश से दूसरे देश को प्रेषित वस्तुएं, मतलब भेजी गई वस्तुएं। ठीक, अभी इसके बारे में पीछे तो मैं बात कर ली हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्राथमिक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या है देखिए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं उदाहरणतः कृषि, मत्स्य, वानिकी, आखेट अथवा खनन का संग्रहण अथवा उन्हें उपलब्ध कराने से संबंधित क्रियाएं, ये सब क्या है प्राथमिक क्रियाएं।
ठीक। अगला है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है, देखिए, खनिज निक्षेप, मिट्टी की उर्वरता, इमारती लकड़ी, ईंधन, जल, संभाव्य जल, शक्ति, मत्स्य और वन्य जीवन इत्यादि जैसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त धन, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है, जो मतलब हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखिए, परिवहन। ठीक, परिवहन क्या है, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य, वो होता है परिवहन। ठीक, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, देखिए, परिस्थान अथवा दशाएं जिसमें व्यक्ति अथवा वस्तु वास करते हैं। परिस्थान अथवा दशाएं जिसमें व्यक्ति अथवा वस्तु वास करते हैं और अपने लक्षणों स्वरूप का विकास करते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। कौन, भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला है पशुचारणता। अब पशुचारणता क्या है, देखिए, एक अर्थव्यवस्था जो केवल पशुओं पर निर्भर करती है, जबकि घुमंतु पशुचारणता मुख्यतः निर्वाह के लिए की जाती है। मतलब एक अर्थव्यवस्था जो केवल पशुओं पर निर्भर करती है। ठीक, जबकि घुमंतु पशुचारणता मुख्यतः निर्वाह के लिए की जाती है। ठीक, आधुनिक रैंच वाणिज्यिक पशुचारणता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रैंच, ये रैंच बहुत फेमस है, पूछा हुआ है। ठीक, रैंच बहुत फेमस है, रैंच पूछा हुआ है जी। चलिए अगला देखते हैं, पशुचारणता समझ में आया, एक अर्थव्यवस्था जो केवल पशुओं पर निर्भर करती है, जबकि घुमंतु पशुचारणता होता है कि मुख्यतः निर्वाह के लिए की जाती है। आधुनिक रैंच वाणिज्यिक पशुचारणता का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, पत्तन। अब पत्तन क्या है, जहाज़ों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने, माल के लदान और उतरान और नौभार के भंडारण की कुछ सुविधाओं से युक्त पोताश्रय का एक वाणिज्यिक भाग है, जिसे पत्तन कहा जाता है। ठीक, जहाँ से माल उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, ठीक, भंडारण किया जाता है, वो सब पत्तन होता है। अगला है पोताश्रय। अब पोताश्रय क्या है, देखिए, गहरे जल का एक विस्तृत भाग जहाँ पोत, सागर और प्राकृतिक लक्षणों अथवा कृत्रिम कार्यों से उत्पन्न महातरंगों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए सुविधापूर्वक लंगर डालते हैं। ठीक, क्या करते हैं, गहरे जल का एक विस्तृत भाग जहाँ पोत, सागर और प्राकृतिक लक्षणों अथवा कृत्रिम कार्यों से उत्पन्न महातरंगों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए सुविधापूर्वक लंगर डालते हैं। ठीक, चलिए अगला देखें, अब फजेंडा का है। फजेंडा ब्राज़ील में कहवा का एक बागान है। ब्राज़ील में कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला है फसल चक्रण। अब फसल चक्रण क्या है, देखिए, किसी दिए गए भूभाग पर विभिन्न फसलों का एक क्रमिक अनुक्रमण ताकि मृदा की उर्वरता के समापन को रोका जा सके। फसल चक्रण होता है कि किसी दिए गए भूभाग पर विभिन्न फसलों का एक क्रमिक अनुक्रमण ताकि मृदा की उर्वरता के समापन को रोका जा सके।
अगर फसल चक्रण नहीं करेंगे, एक ही फसल बार बार अगर बोएंगे एक ही खेत में, तो उसकी उर्वरता समाप्त हो जाएगी। ठीक, इसीलिए फसल चक्रण किया जाता है। देखते नहीं, एक बार धान की रोपाई करते हैं लोग खेत में, ठीक, धान की रोपाई, तो फिर धान काट के उसी में जो है गेहूँ बोते हैं, ठीक, गेहूँ बोते हैं, किसी में जो है चना बोते हैं, मटर बोते हैं, ठीक, आलू बोते हैं, तो हर समय चेंज करते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बागवानी कृषि। अब बागवानी कृषि क्या है? बागवानी कृषि या उद्यान कृषि खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों का उगाना, वो होता है बागवानी। बागवानी में क्या होता है कि सब्जी और फल दोनों उगाए जाते हैं। पहले सब लोग बताते थे कि जो है फल उगाना, लेकिन एक बार प्रश्न पूछा था कि सब्जी और फल उगाना किस में आता है, ठीक, तो सब्जी लेके कंफ्यूज हो गए थे सब लोग, तो ये बागवानी में आता है, ठीक, बागवानी या उद्यान कृषि में आता है। इसमें सब्जी और फल दोनों उगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है मुक्त मार्ग। चौड़े महामार्ग जिन पर ऊपरली योजनक सड़कें बनाकर आर पार की सड़कों से बचा जाता है, ताकि किसी एक दिशा में मुड़ने पर सुगम और तीव्र यातायात सुनिश्चित हो सके, वो होता है मुक्त मार्ग। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अब महामार्ग क्या होता है? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क होती है। राष्ट्रीय महत्व की ऐसी सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। ठीक, जो दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ती हैं सड़कें, वही होती हैं महामार्ग। चलिए अगला देखिए, महानगर क्या होता है? महानगर देखिए, एक बहुत विशाल नगर अथवा देश के किसी जिले में जनसंख्या का संकुलन, जो प्रशासन, वाणिज्य अथवा उद्योगों जैसी किसी क्रिया का स्थान अथवा मुख्य केंद्र होता है। यह सामान्य एक विशाल पश्च का पोषण करता है। ठीक, महानगर जैसे अगर ले लें हम मुंबई, ठीक, मुंबई, ठीक, और दिल्ली, कोलकाता, ठीक, ये सब महानगर एरिया है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि क्या है? कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया और पशुओं को पाला जाता है। ये दोनों क्रियाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक, मिश्रित कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया और पशुओं को पाला जाता है। ये दोनों क्रियाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये हो गई मिश्रित कृषि, जिसमें फसलों और पशुओं दोनों का कार्य किया जाता है। ठीक, अगला है रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरक क्या है देखिए, रासायनिक उर्वरक में पौधों के जीवन के लिए आवश्यक फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसे रासायनिक तत्वों से युक्त प्राकृतिक अथवा कृत्रिम मूल का पदार्थ, इन्हें मिट्टी में उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। ठीक, ये है रासायनिक उर्वरक। ठीक, कि फसलें अच्छी उगे, इसके लिए जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है बोला जाए तो रासायनिक उर्वरक का चरम पर प्रयोग हो रहा है, चरम पर, क्योंकि अब इसकी हद हो गई है।
जो है सिर्फ फसल, ये अगर डाले नहीं तो फसल होगा। किसी के पास तो ज़्यादातर पशु है नहीं कि वो जो है कि गोबर का खाद बनाए, जो नहीं, सबसे अधिक आज के डेट में रासायनिक उर्वरक का उपयोग हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। रैंच, अभी पीछे रैंच पढ़े थे ना, देखिए पशुओं के बड़े बड़े फार्म जिसमें बाढ़ लगी होती है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है। ये मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक, पशुओं के बड़े बड़े फार्म जिनमें बाढ़ लगी होती है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है। ये मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। कौन? रैंच। अगला देखिए, अगला है रोपड़ कृषि। अब रोपड़ कृषि क्या है? फैक्ट्री उत्पादन से मिलती जुलती बड़े पैमाने की एकल फसली कृषि। यह प्रायः बड़ी संपदा, भारी पूंजी निवेश और फसलों को उगाने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी और व्यापार से अभिलक्षित होती है। कौन? रोपड़ कृषि। फैक्ट्री उत्पादन से मिलती जुलती बड़े पैमाने की एकल फसली कृषि। यह प्रायः बड़ी संपदा, भारी पूंजी निवेश और फसलों को उगाने की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी और व्यापार से अभिलक्षित होती है। रोपड़ कृषि में कौन आएगा? चाय, कहवा, ठीक, ये सब रोपड़ में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये सब एक ही फसली होती है ना। व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन क्या है? देश के निर्यात और आयात के कुल मूल्यों के बीच अंतर। ठीक, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक अनुकूल व्यापार संतुलन और उसका विलोम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। मतलब जब आयात आप करेंगे तो वो प्रतिकूल होता है, जब निर्यात करेंगे तो वो अनुकूल होता है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अब अगला क्या है? विदेश विनिमय। अब विदेश विनिमय क्या है? भिन्न राष्ट्रीय मुद्रा प्रणालियों के अंतर्गत प्रचालन कर रहे किन्हीं दो स्थानों के मध्य वास्तविक मुद्रा अथवा स्वर्ण इत्यादि का हस्तांतरण किए बिना भुगतान की विधि अथवा प्रक्रिया, वो होती है विदेश विनिमय। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है विस्तृत कृषि। कृषि की वह पद्धति जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र में पूंजी और श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा का निवेश किया जाता है। कृषि की वह पद्धति जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र में पूंजी और श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा का निवेश किया जाता है। ठीक, अगला है विवृत खनन। अब विवृत खनन क्या है? एक स्थान जहां मिट्टी और उसके बाहरी आवरण को पहले हटाया जाता है और खनन करके खनिज अथवा अयस्क को प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार से यह बड़े पैमाने पर खनन की यह विधि विवृत खनन कहलाती है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय क्या है? दो पक्षों के मध्य परस्पर लाभ के लिए सौदे में टोकन, ऋण अथवा मुद्रा के प्रयोग के बिना अधिक के उत्पादन का प्रत्यक्ष विनिमय, ये होता है वस्तु विनिमय। आज भी वस्तु विनिमय असम में जनजातियों के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है वस्तु विनिमय का। ठीक, उसमें क्या करते हैं लोग कि अपना जो है आदान प्रदान करते हैं उसमें। ठीक, बिना पैसों का, एक सामान दीजिए दूसरा सामान लीजिए। शस्य चक्रण, फसलों का हेरफेर। मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत पर भिन्न मौसमों में विभिन्न फसलों को अनुक्रमण में उगाना। ठीक, वो होता है शस्य चक्रण।
अगला देखिए, अगला है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या है? अपर्याप्त वर्षा और सिंचाई की सुविधाओं से वंचित कुछ प्रदेशों में अपनाई जाने वाली कृषि की विधि, जिसमें मृदा में आर्द्रता का संरक्षण करके सूखा सहन कर सकने वाली फसलों को उगाया जाता है। ठीक, जो सूखा सहन कर सके इन फसलों को उगाया जाता है किसमें? शुष्क कृषि क्षेत्रों में। ठीक, चलिए अगला है समोच्च रेखीय जुताई। अब समोच्च रेखीय जुताई क्या है? पहाड़ियों के पार्श्वों अथवा ढाल युक्त भूमियों पर समोच्च रेखाएं के सहारे हल चलाना अथवा जुताई करना, अर्थात मुख्य रूप से मृदा और जल के संरक्षण की दृष्टि से ढाल के ऊपर और नीचे की अपेक्षा चारों ओर जुताई करना। ठीक, वो होता है समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, अगला है स्थानांतरी कृषि। अब स्थानांतरी कृषि क्या है? खेती की ऐसी विधि जिसमें कुछ वर्षों की अवधि तक एक भूखंड पर खेती की जाती है, जब तक मिट्टी की उर्वरता आंशिक रूप से समाप्त नहीं हो जाती अथवा उस पर खरपतवार नहीं उग जाते। इसके पश्चात भूमि को प्राकृतिक वनस्पति के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कृषि कहीं और भी की जाती है, समय के अंतराल पर जब प्राकृतिक वनस्पति उर्वरता की पुनर्स्थापना कर देती है तो मूल भूखंड पर पुनः कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 3 साल कृषि किए हम, तो इसमें 3 साल कृषि कर लिए, उसके बाद इसमें देखिए कि उर्वरता इसकी कम हो गई, फिर उसके बाद हम इस क्षेत्र को छोड़ के इधर जो दूसरा क्षेत्र है यहाँ पे कृषि करेंगे। ठीक, यहाँ पे कृषि किए 3 साल तक, तब तक इधर जो है कि घास फूस जो भी हैं सब जम जाते हैं। ठीक, तो फिर क्या करते हैं कि फिर इस क्षेत्र में तब तक जो है कि फसल उगना कम हो जाती है। ठीक, तब हम इस क्षेत्र से फिर इस क्षेत्र में चले आते हैं। ऐसे ही स्थानांतरित कृषि की जाती है जो है, और इसमें ये भी होता है कि यहाँ पे जो खरपतवार होते हैं, घास झाड़ियाँ होती हैं, उस सबको जला दिया जाता है। ठीक, इसको जला देते हैं लोग। ये स्थानांतरित कृषि जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक, जनजाति द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित, उसे झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्थानबद्ध कृषि। भूमि के उसी टुकड़े पर लगभग अस्थायी कृषि की प्रथा जो स्थिर कृषि से मिलती जुलती है। मतलब स्थानबद्ध कृषि होती है भूमि के उसी टुकड़े पर लगभग अस्थायी कृषि की प्रथा जो स्थिर कृषि में मिलती जुलती है, वो होती है स्थानबद्ध कृषि। ठीक, ये रहा आज का शब्दावलियाँ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।